नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कपिल और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जी। मनोज जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जारी। एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 5 भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। धावक अनिमेश कुजूर ने राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 200 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और कार्लोस अल्कराज ने चोट के कारण मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंक तालिका में बेंगलुरु चौथे और राजस्थान 8वें नंबर पर है। मनोज जी, क्या कहता है ये मुकाबला? देखिए, मुकाबले में बहुत रोमांच आने वाला है और देखिए अभी आरसीबी जो है, जिस तरह की यहाँ का पिच का मिजाज है, गेंद थोड़ा फंसकर भी आ रही है, लेकिन जब उछाल हो और फंसकर आना बड़ा कंट्राडिक्टरी सा लगता है। लेकिन जब गेंद बल्ले पर नहीं आती तो उस वक्त रन बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप देखिए, अब पावर प्ले जो था, पावर प्ले में रन बने, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट शॉट्स नहीं थे, एजेस लग रहे थे दोनों के, साल्ट के भी और विराट कोहली के भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस आया तब तक एक विकेट गिर चुका था। हसरंगा आए परिवर्तन के तौर पर और उन्होंने एक विकेट भी चटकाया। तो इस तरह से जो पारी है अभी इस वक्त सूरत हाल यह है कि 119 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और 13 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तो अच्छा, जैसा हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड के बारे में, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला हो रहा है और इस सीजन में सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस पे एक भी मुकाबला नहीं जीती इस सीजन में। तो ये क्या पिच समझने में गलती हो रही है या वो अपने ही मैदान को नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक सी चीज है कि आपने जो कहा वो भी हो सकता है और दोनों बातें हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी हमने देखा, आप जब बल्ले से आपके रन नहीं बनेंगे ना तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो पाएगा उसको कवर अप करना। और ये देखिए, आपका गुजरात टाइटंस से आप जो हारे हैं मुकाबला, उसमें 169 का स्कोर था। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ देखें, 163 का स्कोर उन्होंने बनाया और फिर तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ते चढ़ते रह गया और 14 ओवर का खेल था, वहां 95 रन बने थे। तो मुझे लगता है आप अगर आपके बल्ले से रन नहीं बनेंगे ना तो गेंदबाजों के पास भी ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, और शायद ये बड़ी वजह है बल्लेबाजी ना चल पाना अपने होम ग्राउंड पर। तो लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा दबाव राजस्थान पर बनता दिख रहा है क्योंकि वो 8वें नंबर पर हैं। संजू सैमसन की कप्तानी में टीम थोड़ी सी जूझती नजर आ रही है। सही कहा आपने, बिल्कुल संजू सैमसन नहीं है। रियान पराग में अभी वो मैच्योरिटी जो है ना कप्तानी की, वो दिखाई नहीं दे रही है और बाकी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और विदेशी खिलाड़ियों में अगर एक हेटमायर को छोड़ दें, कोई बल्लेबाजी में उस तरह से उस लय में नहीं है। और अब बहुत कुछ निगाहें वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी की जोड़ी पर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये डू और डाई मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि यहां आज आप हारे तो फिर आप भूल जाइए कि प्लेऑफ भी कोई चीज होती है। और प्रतियोगिता में कल चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चेन्नई आखिरी यानी 10वें स्थान पर है, जबकि हैदराबाद एक कदम आगे 9वें स्थान पर है। तो ये कैसी लड़ाई है, किस चीज की लड़ाई है? दो मेमनों की लड़ाई होती है ना, बड़ा मजा आता है। तो मुझे लगता है ये कुछ मेमनों की लड़ाई है, क्योंकि अब इनके लिए कुछ ज्यादा मौका है नहीं इस आईपीएल के इस पड़ाव में। लेकिन अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स देखें तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, यहां तक कि फील्डिंग भी बहुत खराब रही उनकी, और बॉलिंग में केवल एक खलील और नूर के दम पर आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। आपको और भी एक मुकम्मल गेंदबाजी चाहिए। वो आक्रमण की कमी थी। ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड होना, बाहर होना, वो एक परेशानी। फिर सचिन रविंद्र का भी उस तरह से फॉर्म में ना आना, और उधर सारे पावर हिटर हैं। अगर आप देखें तो जो पंजाब का हाल होता था कुछ समय पहले, वही कुछ इस बार सनराइजर हैदराबाद का हो रहा है। टिकना शायद भूल गए हैं। ये एक बड़ी परेशानी की वजह है सनराइजर हैदराबाद के लिए।
अच्छा, अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई कहीं ना इस कई बार ऐसा होता था कि चेन्नई का प्रदर्शन थोड़ा स्लो रहता था, वो पीछे रहती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा कमबैक करती थी। लेकिन इस बार क्या लगा कि एक वो अपनी कैप्टेंसी से जूझ रहे हैं, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर खेले। और वहीं अगर इसके इतर देखें सनराइजर्स हैदराबाद को, तो जो उन्होंने पहले शुरुआती मैच में जो उन्होंने कमाल दिखाया था, तो सबको लगा था कि सनराइजर्स हैदराबाद एक बड़ी टीम उभर के आएगी, लेकिन अब वो 9वें स्थान पर है। तो क्या छोटी छोटी कमियां रही हैं इस। देखिए, चेन्नई की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि ऑक्शन टेबल पर ही चूक हुई है। कोई अच्छे प्लेयर, कई अच्छे प्लेयर मौजूद थे, उन पर आपने दाव लगाया नहीं या आपने लिए नहीं। दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सबका फ्लॉप शो। एक आध पारी से में चलने से कुछ नहीं होता। अगर आप सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो बैलेंस टीम होनी चाहिए। बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन वो एक साथ क्लिक नहीं कर पा रही है। गेंदबाजी में कमिंस और शमी का जो, अगर आप वो देखें इकोनॉमी, 10 से 10+ की उनकी इकोनॉमी है। हर्षल पटेल की भी 9 की इकोनॉमी है। जिशान अंसारी अकेले स्पिनर हैं, तो स्पिन गेंदबाजी भी उनकी कमजोरी है। तो बॉलिंग के साथ जो है ना, सामंजस्य ना बिठा पाना, वो एक बड़ा कारण है मुझे लगता है। और बल्लेबाजी भी, अगर टॉप बल्लेबाजी नहीं चलती तो फिर ये टीम हमेशा संघर्ष करती हुई दिखती है। कल रात हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट पर 146 रन बनाकर जीत का लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर महज 143 रन बनाए और इस मुकाबले को मुंबई ने काफी आसानी से जीत लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले 5 मैचों में जो टीम 4 मैच हार जाए और उसके बाद धमाकेदार वापसी करे, तो वो ऐसा मुंबई इंडियंस ही कर सकती है। अब रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए हैं। सूर्य कुमार यादव को देखें तो वो भी जो है अपने स्ट्राइक रेट उनका काफी सुधर गया है, क्योंकि जो उनके करियर स्ट्राइक रेट से बहुत पीछे था। और इसके अलावा शुरुआती ओवरों में जो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर की जो स्विंग गेंदबाजी है, उसने कहर बरपाया है। और हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर ने बेशक अच्छी बल्लेबाजी की, वो एक डैमेज कंट्रोल था, लेकिन कुल मिलाकर मुंबई का पूरी तरह से दबदबा था। और सबसे कम पावर प्ले में, जो पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं, उस पर बहुत कम स्कोर पर उनको सीमित किया। एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 5 भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जॉर्डन के अम्मान में चल रही पुरुषों की अंडर 15 चैंपियनशिप में नेल्सन ख्वाइराबकापन ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के दौरान चीनी ताइपे के वोंग शेंग यांग पर RAC जीत हासिल की, जबकि अभिजीत ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में और लक्ष्य फोगाट ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में विरोधियों के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। तो इस पर मुकेश जी आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल भी 6 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, आज 5 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो भारतीय खिलाड़ी काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। जी हाँ, यूथ की बात करें, ग्रास रूट लेवल की बात करें, तो बॉक्सिंग में भारत में मैं समझता हूँ क्रांति सी है, क्योंकि बहुत युवा टैलेंट आ रहा है। रुद्राक्ष को देखें, जिन्होंने पीछे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अंडर 15 के खिलाड़ी हैं। किर्गिस्तान के खिलाड़ी के बॉक्सर को 3-0 से हराया। ज्यादातर जो है वन साइडेड बाउट्स रही हैं। बस एक परीक्षित बलहारा को देखें तो वो एक स्प्लिट डिसीजन था, बाकी डिसीजन पूरी तरह से सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के अंतर्गत हुए हैं। ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर ने आज राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन 200 मीटर दौड़ में 20.40 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। पुरुषों के 100 मीटर में रजत पदक विजेता 21 वर्षीय कुजूर ने अम्लान बोरगोहेन के 20.52 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया, जो उन्होंने 2022 में बनाया था। रिलायंस का प्रतिनिधित्व कर रहे बोरगोहेन 20.8 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कुजूर हालांकि 20.16 सेकंड के विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग स्तर से पीछे रहे, जो किसी भारतीय 200 मीटर धावक के लिए काफी मुश्किल लक्ष्य है। पुरुष ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 17.37 मीटर के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की और इस साल टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। वहीं विद्या रामराज ने कल महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विद्या ने 56.04 सेकंड का समय लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए एशियाई चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं के ट्रिपल जंप में निहारिका वशिष्ठ ने 13.49 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में यशस पल्लाक्ष ने 49.32 सेकंड के अपने सर्वश्रेष्ठ समय के साथ
स्वर्ण पदक जीता। हैमर थ्रो में दमनीत सिंह ने 68.30 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने रजत और गुरदेव सिंह ने कांस्य पदक जीता। कनकलता, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज जी, जो ये प्रतियोगिता चल रही है राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स, तो इसमें भी काफी शानदार प्लेयर उभर कर आ रहे हैं, काफी अच्छे मतलब आज अनिमेश कुजूर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना लिया है 200 मीटर दौड़ में। और मजे की बात यह है कि जिसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा उसको उन्होंने दूसरे स्थान पर धकेल दिया, तो जो सेकंड आया है उसकी के नाम ये नेशनल रिकॉर्ड था 20.52 सेकंड का। और इसके अलावा काफ़ी एथलीट जो मैंने देखा इनके रिजल्ट्स, पर्सनल बेस्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ने किया, जिसमें आप ओलंपियन विद्या रामराज को देखें, तमिलनाडु की 400 मीटर हर्डल्स, ये वही इवेंट है जिसमें पीटी उषा ने ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था। तो आज ज़्यादातर निहारिका वशिष्ठ को देखें तो वो भी पर्सनल बेस्ट करने में कामयाब रही, कई कीर्तिमान बने, कई नेशनल मीट रिकॉर्ड बने। तो ये एक पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है भारतीय एथलीटों के लिए। इस प्रतियोगिता में कल विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओडिशा में चल रहे कलिंगा सुपर कप में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहम्मडन एससी को 6-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में अलाउद्दीन अजराई ने 3 गोल किए। वहीं जमशेदपुर एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच मुकाबला जारी है। तो जाहिर सी बात है, फुटबॉल में रोमांच है और मौके बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो आईएसएल हो, चाहे आई लीग हो, चाहे सुपर कप फुटबॉल हो। और यहाँ पर खिलाड़ी जो है ना अपने एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए दमखम जुटाते हैं, और वही कुछ परिणाम यहाँ देखने को मिला। परिणाम से यही सब कुछ जाहिर भी होता है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत शनिवार से पोलैंड में शुरू होने वाले सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन शिरकत नहीं करेंगे, जिससे सभी की निगाहें भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा पर लगी होंगी। मनोज जी, आर प्रज्ञानंदा को लेकर क्या उम्मीदें हैं भारत की? बहुत उम्मीदें हैं जी, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जो है इस साल टाटा स्टील मास्टर्स का जो खिताब जीता था और गुकेश को जो पराजित किया था बहुत ही कड़े संघर्ष में, उससे बहुत इनसे उम्मीदें जग गई हैं। जबकि मैग्नस कार्लसन, जिनका आपने जिक्र किया, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और 5 बार के रैपिड वर्ल्ड चैंपियन, उनका ना होना दर्शकों को जरूर खलेगा। वहीं शतरंज की बात करें तो कल भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इस पर एक संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम्पी जो है कंसिस्टेंट हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 2006 से मैंने देख रहा हूं लगातार अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि एवरेस्ट पर पहुंचना अब बड़ी बात होती है, लेकिन एवरेस्ट पर बने रहना और भी बड़ी बात होती है। और कोनेरू हम्पी है वो इसकी मिसाल है। 2 बार के चैंपियन कार्लेस अल्कराज ने बार्सिलोना में लगी एडिक्टर चोट और बाएं पैर में अलग से लगी चोट के कारण मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। 21 वर्षीय खिलाड़ी ने आज टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। उधर नोवाक जोकोविच 3 साल में पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व चैंपियन जोकोविच का लक्ष्य अपने 100वें टूर खिताब पर होगा। उन्हें चौथी वरीयता दी गई है। तो मनोज जी, जो ये अल्कराज ने अपना नाम लिया है, इस टूर्नामेंट में इन्हें तीसरी वरीयता दी गई थी और जोकोविच को चौथी वरीयता मिली थी। अक्सर ये इस टूर्नामेंट को लेकर कह रहे थे कि काफी कड़ी टक्कर होगी, तो इस बार अगर अल्कराज पीछे हो जाते हैं तो क्या इसका फायदा जोकोविच को होगा? देखिए, जोकोविच एक बहुत बड़े खिलाड़ी है और इन दोनों के बीच में जो आपस में जो संघर्ष है वो उससे बस जो दर्शक हैं उसका रोमांच का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। मुझे दर्शकों के लिए एक थोड़ी सी जरूर एक चिंता है, लेकिन बाकी इनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये उनको नहीं हराएंगे तो उनको हराएंगे, लेकिन हाँ, उनको टफ फाइट मिलनी थी जो अब नहीं मिल पाएगी उतनी ज्यादा। दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। योगासन भारत द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चलेगी। इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। मनोज जी, इस पे संक्षिप्त में हमें बताइए कि ये भारत के लिए कैसे लाभकारी है? हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो संस्कृति, हमारा सब कुछ इससे जुड़ाव है और मैं समझता हूं कि ये जुड़ाव जो है बहुत आगे तक ले जाएगा जहां तक योगा का सवाल है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ अभिषेक कपिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।